हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। सबके माता पिता को प्रणाम। उम्मीद है सबके माता पिता अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का आज तीसरा क्लास है शायद। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीत। तीत तो कल के क्लास में हो चुका था, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें बची हुई हैं जो इस क्लास में मैं करवा दूंगी। और उसके बाद टंग वाला जो टॉपिक था वो पढ़ेंगे, तब जाके हमारा माउथ सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड था माउथ में। पिछला क्लास आप लोग देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब पिछले क्लास को अभी डिटेल में मैं बताने नहीं जा रही। और आप लोग जानते हैं कि टीचर का जो सिलेबस है वो आ गया है, तो उसके लिए भी जीके जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस वाला सेक्शन हो चाहे जीके वाला सेक्शन हो, तो साइंस का भी जो सेक्शन है बायोलॉजी, उसमें मैं सारा सिलेबस ख़त्म करवा रही हूँ। तो प्लीज़ जिनका भी एग्ज़ाम है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे बायोलॉजी का मैं सारा सिलेबस ख़त्म करवाऊँगी। उसके बाद केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैं यहाँ से ख़त्म करवाने जा रही हूँ पूरा सिलेबस। तो जिन्हें भी मेरा मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरा पिछला 3 क्लासेस हो चुके हैं, ये चौथी क्लास चल रही है। पहले मैंने ब्लड ख़त्म किया, इससे पिछले क्लास में मैंने ब्लड ख़त्म किया, फिर हार्ट पढ़ा चुकी हूँ मैं। उसके बाद जो ह्यूमन सेल, मानव कोशिका चैप्टर जो है वो भी मैंने ख़त्म करा दिया है। बहुत ही डिटेल के साथ सारे चैप्टर्स मैंने अपने प्लेटफॉर्म से ख़त्म कराया है। तो प्लीज़ आप लोग जिनका भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार एसआई का हो, बिहार पुलिस का हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग तीत वाले सेक्शन को थोड़ा सा और जानेंगे। उसमें थोड़ा कुछ बच गया था, उस सेक्शन को हम जानेंगे। देखिए, लिखेंगे कैरेक्टर ऑफ टीथ। कैरेक्टर ऑफ टीथ, तो टीथ के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, टीथ के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 3 कैरेक्टर्स। कौन कौन से? पहला होता है कि जो मानव का जो दांत होता है वो द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती होता है यानी जो हमारा दांत होता है वो हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। यानी मनुष्य का जो दांत होता है वो क्या होता है? मनुष्य का या मानव का दांत द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती। ठीक है, द्विबार दंती होता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको, द्विबार दंती को बोलते हैं डाई फाइकोडोंट। ठीक है, द्विबार दंती को क्या बोलते हैं? डाई फाइकोडोंट। ठीक है, डाई फाइकोडोंट होते हैं। ये तो पहला कैरेक्टर हुआ कि जो मानव का जो दांत होता है वो 2 बार आते हैं, द्विबार दंती होते हैं। दूसरा होता है कि गर्द दंती होते हैं। मानव के दांत गर्द दंती यानी थीकोडोंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है मानव के दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती होते हैं। विषम दंती यानी हेटेरोडोंट होते हैं।
ये मानव दांत के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। बाकी जो पिछले क्लास में मैंने दांत के बारे में पूरा एक क्लास ही बताया है, तो जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके क्लास को देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में कह रहा है कि जो ह्यूमन का जो टीथ होता है, मानव का जो दांत होता है, उसके कितने कैरेक्टर्स होते हैं। तो 3 कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो मानव के जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं, यानी जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो जीवन काल में 2 बार आते हैं। उसके बाद गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती का मतलब कि जो दांत होते हैं वो मसूड़े से जुड़े होते हैं। उनका जो रूट वाला एरिया है, जो जड़ वाला एरिया है दांत का, वो कहाँ होता है? हमारे मसूड़ों में धंसा हुआ होता है। इसलिए हम कहते हैं गर्त दंती होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो गर्त दंती होते हैं, यानी थिकोडोंट होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मानव के दांत जो होते हैं वो विषम दंती होते हैं। विषम दंती यानी कि जो हमारे दांत हैं वो कैसे हैं? एक समान थोड़ी है, सारे दांत एक तरह के थोड़ी है, नहीं, अलग अलग है एक दूसरे से, यानी इसीलिए हम कहते हैं इसको हेटेरोडोंट यानी विषम दंती होते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ऊपरी जबड़े और निचली जबड़ी का नाम कल मैंने बताया था। निचले जबड़े को क्या कहते हैं? मैंडिबल, और ऊपरी जबड़े को क्या कहते हैं? मैक्सिबल। चलिए एक और चीज देखिएगा, देखिए ये हमारा दांत है, मान लीजिए कि ये हमारा दांत है, इस तरह का होता है, ठीक है। हमारा दांत इस तरह का होता है। ये क्या है? टीथ है, टीथ, ठीक है। ये क्या है? ऊपरी भाग है। ये दांत का ऊपरी भाग, यानी जो सफ़ेद वाला हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, वो क्या है? ये ऊपरी भाग, दांत का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ठीक है। इसको कहते हैं अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट। ये किस रंग का होता है? ये सफ़ेद वाला पार्ट है, सफ़ेद वाला जो हमें दिखता है, दांत का सफ़ेद हिस्सा, ठीक है, दांत का सफ़ेद हिस्सा, ऊपरी भाग। देखिए ये है ऊपरी भाग, इसको कहते हैं हम आउटर लेयर या बाहरी भाग या आउटर लेयर। सफ़ेद लेयर क्या होता है? बाहरी भाग होता है, ठीक है। अपर पार्ट या आउटर लेयर बोल सकते हैं इसको, आउटर पार्ट बोल सकते हैं। ऊपरी भाग जो होता है, जो विजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऊपरी भाग। जो जिस पार्ट को हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं डेंटिन, डेंटिन भाग। मतलब दांत का जो ऊपरी भाग है, जो मसूड़े में नहीं धंसा हुआ है, जो विजिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? उस ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं, डेंटिन भाग कहते हैं। डेंटिन किसका बना होता है? ये बना होता है इनामेल का। किसका बना होता है? इनामेल का बना होता है। डेंटिन वाला पार्ट किसका बना होता है? एनामेल का बना होता है, एनामेल का बना होता है। अब जानिए एनामेल के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एनामेल का बना होता है। पहले तो हम बोलेंगे कि ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो डेंटिन वाला भाग कहते हैं, डेंटिन बोलते हैं। डेंटिन किससे बना होता है? तो एनामेल से बना होता है। एनामेल क्या होता है? एनामेल होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। सबसे, देखिए हमारा जो दांत है वो कितना कठोर है, सबसे कठोर भाग, यानी क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो एनामेल होता है। कौन सा होता है? एनामेल होता है, या डेंटिन वाला पार्ट होता है, ठीक है। एनामेल में क्या होता है? 0% वाटर होता है। कितना वाटर होता है? 0% वाटर। कितना वाटर होता है? 0%, यानी द्रव्य है ही नहीं, वाटर है ही नहीं, तो ये कितना कड़ा होगा। इसलिए ये क्या है? हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। कौन? एनामेल। कौन? एनामेल। किससे बना होता है एनामेल? किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट और
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। ये सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, होता है ना CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट का मिलके बना होता है फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एनामेल वाला भाग है, एनामेल हमारा, वो किससे मिलकर बना होता है, यहाँ पे लिखे तो एनामेल मेल किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट ठीक है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, डेंटिन वाला पार्ट। और ये क्या है, इनर वाला पार्ट है। ये क्या है, इनर वाला पार्ट है, अंदर वाला हिस्सा है। इसको क्या कहते हैं, निचला भाग। क्या कहेंगे, निचला भाग। निचला भाग यानी इनर पार्ट। ठीक है, जो निचला भाग होता है इसमें क्या होती है, इसमें होते हैं जो हमारी जो वेसल्स होती हैं, जो जैसे रुधिर वाहिकाएं होती है, वो इसी से जुड़ी होती हैं। इसे हम कहते हैं गम्स यानी मसूड़ा। इसे क्या कहते हैं हम, गम्स यानी मसूड़ा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, मसूड़ा। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं। इसी में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो हमें रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं, दांत को एनर्जी देती हैं। इसमें क्या होती हैं, रुधिर वाहिकाएं। होती हैं। ठीक है, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। देखिए समझिए, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, डेंटिन वाला भाग। डेंटिन वाला जो भाग वो किससे मिलकर बना होता है, एनामेल से मिलकर बना होता है। एनामेल क्या होता है, मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट होता है एनामेल। एनामेल में वाटर कितना परसेंट होता है, क्वेश्चन आता है कि एनामेल में वाटर कितना परसेंट होता है, 0% होता है। ठीक है, एनामेल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है इनर वाला पार्ट। ये वो पार्ट है जो जिसे हम बोलते हैं मसूड़ा। ये कौन सा भाग है, इनर भाग है। ये वाला नीचे का जो पार्ट है ये क्या है, इनर भाग है। ये क्या है, मसूड़े के अंदर है। ये इतना भाग जो है वो मसूड़े के अंदर है। और इसमें होती है ब्लड वेसल्स। इसी में होती है ब्लड वेसल्स। ऐसे इसमें ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं, मसूड़े वाले एरिया से आपके दांत का ऊपरी कोई पार्ट टूट जाए तो उसमें से ब्लड नहीं आएगा। अगर हमारे दांत का ऊपरी भाग टूट जाए, थोड़ा सा टूट जाए, तो उसमें से ब्लड नहीं आएगा। लेकिन जो मसूड़े में जो दांत गड़ा रहता है, जो धंसा रहता है, जो गर्त में होता है दांत, अगर उसको हम तोड़ेंगे तो वहाँ से ढेर सारी ब्लड्स आती हैं, बहुत सारी। जब किसी का जड़ से, जो मसूड़े से उसका किसी का दांत टूट जाता है तो कितनी ब्लड आती हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। इस भाग में क्या होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। और ये क्या करती हैं, खनिज लेके जाती हैं, एनर्जी लेके जाती हैं, कहाँ तक, दांतों तक। हमारे दांतों को क्या देती है, एनर्जी देती है यही रुधिर वाहिकाएं, जो किससे जुड़ी होती हैं, जो गम्स में होती है। जो दांत गम्स से जुड़े होते हैं, जो मसूड़े से जुड़े होते हैं, जो मसूड़े में धसे होते हैं, उसमें होती है रुधिर वाहिकाएं।
अगर मसूड़े से दांत को तोड़ा जाए तो वहाँ से क्या निकलेंगे, ब्लड। अगर ऊपरी भाग को थोड़ा सा तोड़ा जाए तो उसमें से ब्लड नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपरी भाग में रुधिर वाहिकाएं नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, ये क्या करती हैं, हमारे दांतों को एनर्जी देती हैं, हमारे दांतों को एनर्जी देती है। कभी कभी शिकायत आता है, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाने से या बहुत ज़्यादा गर्म खाने से या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा कोई चीज़ खा लेने से हमारा दांत जो होता है वो झंझनाहट होने लगती है हमारे दांत में। वो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खट्टे कोई चीज़ खा लेते हैं तो हमारी रुधिर वाहिका क्या होती है, थोड़ी सी डीएक्टिवेटेड होने लगती है, हमारी रुधिर वाहिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। और जब रुधिर वाहिकाओं पर प्रभाव पड़ता है तो वो क्या करती है, एनर्जी, खनिज तत्व हमारे दांतों को प्रॉपर रूप में नहीं दे पाती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दांतों में क्या होता है, झंझनाहट होता है, हमारे दांतों में झंझनाहट होता है इन रुधिर वाहिकाओं के कमज़ोर होने से ही। इस रुधिर वाहिकाएं जो प्रॉपर रूप में एनर्जी, खनिज तत्व हमारे दांतों को नहीं देती हैं, उस समय हमें क्या होता है, दांतों में तकलीफ होती है। क्या होती है, तकलीफ होती है, यानी झंझनाहट होने लगती है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग जीभ, टंग वाला पार्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। याद रखेंगे आप लोग, एनामेल में कितना % वाटर होता है, 0%। चलिए हम पढ़ते हैं अब टंग, जीभ के बारे में। चलिए देखिए, जीभ क्या होती है, जीभ एक संवेदी अंग होती है। बोलते हैं कि जीभ क्या होती है, एक संवेदी अंग होती है। संवेदी का मतलब क्या होता है मैम, तो क्या भी बताती हूँ मैं। ये पहले लिखिए कि क्या होता है, जीभ एक, लिखेंगे जीभ एक संवेदी अंग होता है। संवेदी का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, जीभ क्या होता है, संवेदी अंग होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, सेंसरी का मतलब क्या होता है, देखिए संवेद और संवेदना या फिर सेंसरी का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी अंग, ध्यान से सुनेंगे कि हमारे बॉडी में जो भी अंग किसी न किसी चीज़ का सेंस दे, हमारे नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक किसी न किसी चीज़ का सेंस जाए। इट मीन्स कि अगर संवेदी अंग की बात करें तो हमारे बॉडी में 5 संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो होता है आँख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा त्वचा और एक जीभ। ठीक है, जीभ, आँख, कान, नाक, त्वचा। ठीक है, ये 5 संवेदी अंग होते हैं। अभी बताऊंगी मैं। तो ये क्या करते हैं, किस चीज़ का संवेदना देते हैं, तो जीभ किस चीज़ का संवेदना देता है, टेस्ट का। और कैसे संवेदना देते हैं, हमारे जीभ पे स्वाद कैसे आता है, ये जान लीजिए कि हमारे जीभ जो होते हैं वो कैसे टेस्ट देते हैं, किस प्रकार से। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो अगर हम उसको डायरेक्टली घोट जाए तो हमें उस चीज़ का जो सेंस होगा, जो टेस्ट होगा वो पता नहीं चलेगा। अगर हम दवा खाते हैं, आप कई सारे लोग दवा खाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधे दवा मेडिसिन जो होता है वो डालते हैं गले में और पानी से उसको क्या करते हैं, घोट जाते हैं। तो क्या दवा का स्वाद हमारे जीभ पे आता है, नहीं, दवा का स्वाद हमारे जीभ पे नहीं आता है। और वहीं अगर दवा कुछ टाइम तक हमारे जीभ पे रह जाए, वो अंदर ना जा पाए, तो क्या होता है, हमें कड़वेपन का स्वाद आता है, दवा के कड़वेपन का स्वाद आता है। क्यों आता है, क्योंकि दवा का कुछ एसिड्स, कुछ पार्ट हमारे जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसमें घुल जाता है। और लार जो होता है वो हमारे जीभ पे फैल जाता है। और जैसे ही लार हमारे जीभ पे फैलता है, वहाँ की जो टेस्टिंग बड्स होती है, जो
पैपली होती हैं वो क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती हैं। और टेस्टिंग बर्ड्स जो होती है वो क्या करती हैं, जैसे ही टेस्टिंग बर्ड एक्टिवेट हो जाती है हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और नर्वस सिस्टम को वो सूचना देती है कि कोई ना कोई टेस्ट हमारे जीभ पे आया है। तो नर्वस सिस्टम कहाँ पे फिर सूचना देता है, हमारे ब्रेन के पास, और तभी जाके हमें पता चलता है कि जो मेडिसिन है वो किस स्वाद का है, कैसा लग रहा है, उस चीज़ का हमें टेस्ट आता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम खाना खाते हैं तो खाना को हम चबाएं ही ना, सीधे घोट जाए तो उसका टेस्ट हमें पता नहीं चलेगा। अगर हम खाना खाते हैं उसको दांतों से अपने चबाते हैं तो क्या होता है, उसमें लार घुल जाता है। खाना में क्या होता है, लार घुल जाता है और वो खाना का जो कुछ एसेंस पार्टिकल लार में घुलता है, वो लार हमारे जीभ पे क्या होता है, फैलता है। और जैसे ही खाना का एसेंस जीभ के सलाइवा के साथ मिलके हमारे मुंह में घुलता है, हमारे जीभ पे आता है, तो हमारी जो जीभ पे टेस्टिंग बर्ड्स होती है। अब टेस्टिंग बर्ड्स क्या होती है अभी मैं बताऊंगी डिटेल में, पहले आप सुन लीजिए। तो टेस्टिंग बर्ड्स क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। और टेस्टिंग बर्ड्स जैसे ही एक्टिवेट होती हैं कहाँ, नर्वस सिस्टम को सूचना देती हैं और नर्वस सिस्टम से कहाँ जाता है, ब्रेन तक सूचना जाता है। तब जाके हमें किसी चीज़ का टेस्ट का सेंस आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बुखार लग जाता है या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर अप होने लगता है, तब क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें उसका प्रॉपर स्वाद नहीं मिल पाता है। जिससे लोग कहता है कि मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो वो वैसा कब हो रहा है, जब आपका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं, आपको एक कोई बीमारी है जिससे, और आपको कोई ना कोई शरीर में प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम डाउन हो, और जब नर्वस सिस्टम तक जो स्वाद कणिकाएँ हैं वो सूचना दे ही नहीं पा रही हैं, तो नर्वस सिस्टम तक जब सूचना नहीं जाएगा, उसके बाद ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हमें सब चीज़ का तो सेंस यहीं से मिलता है ना, ब्रेन से मिलता है। ये सब तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से सेंस आता है। अगर हमें कोई हमारे त्वचा को टच करता है या फिर कोई गर्म चीज़ हमारे त्वचा को टच करता है, कोई ठंडी चीज़ हमारे त्वचा को टच करे, तो उसका सेंस कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है। ये जो हमारा आउटर लेयर है, जो त्वचा है, वो कहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन देगी, हमारे नर्वस सिस्टम के पास क्या करती है, सूचना पहुंचाती है। हमारे नर्वस के पास क्या करती है, सूचना पहुंचाती है। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्रेन के पास सूचना पहुंचाता है कि हाँ, जो मनुष्य का या फिर हमारे शरीर का जो त्वचा है वहाँ पे कोई ठंडी चीज़ या फिर गर्म चीज़ जो है स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो संवेदी अंग होते हैं, वो किसी न किसी चीज़ का सेंस देते हैं। जैसे जो जीभ होता है वो टेस्ट का सेंस देता है, जो त्वचा होता है वो टच का देता है, स्पर्श का देता है, जो आँख होता है वो देखने का सेंस देता है। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो क्या हमारा ब्रेन अगर साथ ना दे तो क्या हम चीज़ को समझ पाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। कोई पागल व्यक्ति जिसका जो मेमोरी है, जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, उसे नहीं पता होता है कि वो क्या चीज़ें देख रहा है, वो भूल जाता है। तो यानी कि उसका जो मेमोरी है वो डाउन हो चुका है। इसीलिए आँख क्या करता है, सेंस देता है देखने का, कान क्या देता है, सुनने का सेंस देता है, जीभ टेस्ट का सेंस देता है। ठीक है, और नाक क्या करता है, सूंघने का, बैड स्मेल गुड स्मेल, उसका जो सूंघने का सेंस देता है वो कौन देता है, नाक देता है। ठीक है, तो वैसे ही जीभ क्या करता है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो किसका सेंस देता है, टेस्ट का। किसका देता है, टेस्ट का। याद रहेगा। चलिए सेंसरी ऑर्गन के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए 5 होते हैं सेंसरी ऑर्गन, कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है, पहला या फिर कोई भी रख लीजिए, पहला आँख, दूसरा कान, तीसरा लिखिए नाक, फोर्थ लिखिए जीभ, और फिफ्थ लिखिए त्वचा, जो हमारा स्किन है। ठीक है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। आँख किसका सेंस देता है, देखने का, किसका, देखने का, कोई चीज़ देखने का सेंस देता है। कान सुनने का सेंस देता है, कोई भी वर्ड, लो पिच, हाई पिच, ये कौन सुनने का सेंस देता है, कान सुनने का सेंस देता है। नाक सूंघने का,
बैड स्मेल, गुड स्मेल, ये कौन हमें सेंस देता है? नाक। जीभ स्वाद का, टेस्ट, और त्वचा स्पर्श का, याद रहेगा, स्पर्श का। ठीक है, ये होते हैं हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं। चलिए, देखिए पहला चीज तो जीभ के बारे में हमने ये जाना कि ये एक संवेदी अंग है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा लिखिएगा आप लोग कि जो जीभ है वो एक मांसपेशीय ऑर्गन है। जीभ मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी जीभ में क्या है? कोई हड्डी नहीं है। जीभ में क्या है? हड्डी नहीं है, यानी मांसपेशीय अंग है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारा जीभ जो है ना, ये हमारा जीभ है, वो यहाँ पे एक हड्डी है, उससे जुड़ी हुई होती है। उस हड्डी को हम बोलते हैं हायोड बोन। उस हड्डी को क्या बोलते हैं? हायोड बोन या थोरेसिक बोन बोलते हैं। हायोड या थोरेसिक बोन। ये कौन सी हड्डी होती है? ये जीभ है। ये क्या है? ये जीभ है। ठीक है, और यहाँ पे एक हड्डी लगी होती है गले के पास, और यहाँ से इस जीभ को एक चीज इससे जोड़ी रहती है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? टंग है। जीभ, जीभ, ये क्या है? हड्डी है। कौन सी? हायोड। हायोड या थोरेसिक। ठीक है, हायोड या थोरेसिक। कौन सी हड्डी है? हायोड या थोरेसिक। ठीक है, याद रहेगा, हायोड और या फिर थोरेसिक। थोरेसिक। ठीक है, ये जीभ है, ये हायोड या थोरेसिक बोन, एक ही हड्डी है जिसको हम 2 नाम से जानते हैं, या तो हायोड बोलिए या तो थोरेसिक बोलिए। ठीक है, तो ये होता है जीभ और ये हायोड बोन। ठीक है, ये एक हड्डी है, और ये जो इस जीभ को इससे बांधे हुए हैं, ये जो एक जीभ को, ये इस जीभ को बांधे हुए है, ये होता है फ्रेनुलम। इसको बोलते हैं हम फ्रेनुलम। फ्रेनुलम याद रखेंगे आप लोग, अभी मैं लिख दूंगी इसको, फ्रेनुलम। ये क्या करता है? हमारे जीभ को हायोड बोन से बांधे रखता है। यहाँ पे 3 चीज़ें हमें याद करनी है। देखिए जो वर्ड है वो थोड़े हार्ड है, लेकिन याद करने पड़ जाएंगे। क्या कीजिएगा, साइंस में जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद किया जाता है। अगर 2-3 बार अगर आप रिपीट करते रहेंगे, उसको रिवाइज करते होंगे, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है? जीभ को, जीभ हमारी जो जीभ होती है वो किस बोन से, जब क्वेश्चन आएगा कि जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है, तो आप आंसर करेंगे कि हायोड बोन से। अगर हायोड बोन ऑप्शन में ना हो तो थोरेसिक आप आंसर लगाएंगे कि थोरेसिक बोन से हमारी जीभ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि थोरेसिक बोन और हायोड बोन से जीभ को कौन बांधे रखता है? जैसे हमारे यहाँ गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, बकरियाँ होती हैं, और क्या होता है हमारे यहाँ गाय पालन होता है, गाय पाला जाता है। ठीक है, तो गाय को हम क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। गाय को हमारे यहाँ क्या किया जाता है? जानवर को बांध के रखा जाता है। जैसे कोई खुट्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं? लकड़ी, खुट्टा, या फिर हमारे यहाँ तो खुट्टा ही बोला जाता है। तो यहाँ पे एक लकड़ी यहाँ पे रहती है, धरती के नीचे ऐसे इसको लगा के रखते हैं, और यहाँ पे गाय है। ठीक है, ये गाय है, और गाय को बांध दिया जाता है रस्सी से, इस खूंटे से। ठीक है, इस गाय को क्या किया जाता है? खूंटे से बांध दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही इसको आप मानिए जीभ, ये क्या है? फ्रेनुलम, और ये क्या है? हायोड। ठीक है, ये जीभ को कौन बांधे रखता है? हायोड से फ्रेनुलम। ठीक है, फ्रेनुलम याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए लिखिए,
जीभ को, देखिए बहुत ही धीरे धीरे लेके चल रही हूँ मैं, जीभ को जीभ लिखेंगे, जीभ लिखेंगे गले में, ऐसे लिखिए, गले में जीभ को हायोड बोन या थोरेसिक बोन जकड़े रहती है। ठीक है, जकड़े रहती है। ठीक है, गले में जीभ को हायोड बोन या थोरेसिक बोन जकड़े रहती है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे फ्रेनुलम वाला भाग। ठीक है, जीभ का लंबाई कितना होता है? लिखिए जीभ का, अच्छा फ्रेनुलम वाला भाग लिखिए। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम क्या करता है? जीभ को हायोड बोन से या थोरेसिक बोन से बांधे रहता है। ठीक है, जीभ को हायोड या थोरेसिक बोन से बांधे रखता है फ्रेनुलम। ठीक है, जीभ की लंबाई कितनी होती है? लंबाई, जीभ की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जीभ की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी लिखिए। चलिए अब लिखिए, लिखिएगा जीभ के ऊपर, मैंने अभी बताया कि जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। जीभ के ऊपर जो स्वाद कणिकाएं टेस्टिंग बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, स्वाद, जीभ के ऊपर जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, ये क्या देती हैं? हमें टेस्ट देती हैं, होती हैं। उन्हें पैपली कहते हैं। पैपली कहते हैं। ठीक है, हमारे जो जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, छोटे टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैपली कहते हैं। क्या कहते हैं? पैपली कहते हैं। अब आइए कैसे हमारे जीभ पे कहाँ कहाँ कौन सा टेस्ट मिलता है ये जानिए। चलिए देखिए, ये है हमारा जीभ। ठीक है, ये हमारा जीभ है। जीभ, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, इसको पहले बांट लेते हैं।
देखिए यहाँ पे लगता है मीठा, यानी सबसे पहले भाग में हमें कैसा फील होता है? मीठा, स्वीट, स्वीट टेस्ट आता है, मीठा। जीभ के सबसे फर्स्ट भाग में, सबसे पहले भाग में कैसा टेस्ट आता है? हमें मीठा टेस्ट आता है। कैसा आता है? मीठा लगता है। ठीक है, मीठा लगता है। ये जो साइड वाली होती है ना, ये साइड वाली, ये दोनों साइड वाली, ये कैसा होती है? इनमें साल्टी, यानी नमकीन, नमकीन स्वाद देती हैं ये, साल्टी। ठीक है, कैसा टेस्ट देती है ये? नमकीन। ठीक है, ये जो होती है बीच वाली, देखिए यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं आता है, इस वाले एरिया में कोई टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, बीच वाले एरिया में कोई टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा टेस्ट आता है? सावर। ठीक है, सावर यानी खट्टा, खट्टा टेस्ट। और यहाँ पे बीटर, यानी कड़वा, कड़वा। ठीक है, और ये जो लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है हमें अनियन, गार्लिक और जिंजर का टेस्ट। अनियन, गार्लिक और जिंजर का टेस्ट, यानी जो वो चीज़ें जो हमें जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर झंझनाहट सी आती है। झंझनाहट यानी जब हम गार्लिक खाते हैं तो उसका स्वाद ना नमकीन होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है, ना साल्टी होता है। कैसा होता है? एक अजीब तरह से हमारे जीभ पे झंझनाहट होती है। जब हम प्याज खाते हैं, जब जिंजर खाते हैं, यानी जब हम अदरक खाते हैं, तो कैसा हमें फील होता है? यानी लास्ट में हमें क्या फील होता है? अनियन, अनियन, गार्लिक और जिंजर। ठीक है, कैसा टेस्ट आता है? अनियन, गार्लिक और जिंजर का, अनियन, गार्लिक और जिंजर। ठीक है, यानी यहाँ पे कैसी बर्ड्स होती है, कैसी कर्णिकाएं होती हैं? इस भाग में कैसी बर्ड्स होती हैं? वैसी बर्ड्स होती हैं जो हमें अनियन का स्वाद देती हैं, जो हमें जिंजर का स्वाद देती हैं, जो और क्या है, गार्लिक का स्वाद देती हैं। ठीक है, आप समझ में आया? देखिए, जो बीच वाली भाग होती है, जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट भाग में हमें लगता है मीठा। ठीक है, आप चीनी लेंगे, गुड़ लेंगे और अपने मीठे वाले जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे रखेंगे तो वहाँ पे आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। फिर आप ऊपर यहाँ पे रखेंगे तो आपको खट्टा का स्वाद पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप कोई कड़वा चीज़ खाते हैं तो आपको टेस्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और साल्टी जो होते हैं वो इधर दोनों साइड मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ बीच पे कोई स्वाद नहीं मिलता है। और पूरे जीभ में क्या होती है? बर्ड्स बनी होती है ऐसे ऐसे। कौन सी बर्ड्स? जो अभी मैंने बताया, टेस्टिंग बर्ड्स। टेस्टिंग बर्ड्स को क्या कहते हैं? पैपली कहते हैं। क्या कहते हैं? पैपली बोलते हैं। माना जाता है कि एक प्रौढ़ इंसान में पैपली की संख्या कितनी होती है? 9000 पैपलियाँ होती हैं। 9000 कितनी होती है? पैपलियाँ होती है एक ह्यूमन बॉडी में। जो प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति में कितनी होती है? 9000। और जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र जो है बड़ी होती जाती है, जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तो ये कर्णिकाएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। ये कर्णिकाएं क्या हो जाती है? टेस्टिंग बर्ड क्या हो जाती हैं? कम होने लगती हैं। और जब टेस्टिंग बर्ड कम होने लगती है तो हमें टेस्ट नहीं मिल पाता है, हमारे जीभ को टेस्ट नहीं मिल पाता है। यानी हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए। आप अपने घरों में देख सकते हैं, जो आपकी दादी नानी होंगी उनको हर चीज़ का स्वाद, जैसे हम अभी जितना नमक खाते हैं, अगर उतने नमक का आप किसी को दे दे, अपनी दादी को, अपनी नानी को, या फिर जो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको दे दे, तो उनको उस चीज़ का स्वाद पता ही नहीं चलेगा। वो कहेंगे कि कैसा फीका फीका सा खाना बना दिया है तुम लोगों ने। यानी कि उनको क्या है? खाने का दोष नहीं है, बनाने वाले में कोई दोष नहीं है। उनके अंदर क्या हो रही है? ये पैपलियाँ कम हो रही हैं। टेस्टिंग बर्ड्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, जिससे उनके जो नर्वस सिस्टम तक जो है स्वाद नहीं पहुंच पा रहा है, उनके ब्रेन तक स्वाद नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है,
यानी उनकी पैपलियाँ क्या हो रही हैं, धीरे धीरे कम होती हैं। उम्र वाइज ये पैपलियाँ कम होने लगती हैं। उम्र दर उम्र क्या होती है, जब हम किशोरावस्था में होते हैं, जब हमारी उम्र 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल ऐसे होती है, तो हमें हर चीज़ का स्वाद बहुत अच्छा आता है, हम हर चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं अच्छे से। जब वहीं हम उससे उम्र में बड़े होने लगते हैं, हमारी बहुत चीज़ों को खाने से इच्छा हट जाती है, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते जो बचपन में खाते थे, जो 16-17 साल की उम्र में जो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी वो अब जाके नहीं लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदार है ये टेस्टिंग बड्स, कहीं ना कहीं ये पैपली जिम्मेदार है। और ये उम्र वाइज कम होने लगती है, ये उम्र वाइज कम होने लगती है। जो बुजुर्ग जो लेडी होती है या जेंट्स होते हैं, उन्हें चाहिए होता है चटाकेदार खाना, जो तीखा हो, जो नमकीन बहुत ज़्यादा हो। यानी अगर कोई चीज़ मीठा है तो मीठा भी बहुत ज़्यादा हो, ताकि उनके जीभ पे पता चले। यानी वो खाना जो है स्ट्रॉन्ग टेस्ट का हो, स्ट्रॉन्ग टेस्ट का हो, तब जाके उनकी पैपली क्या करेंगी, उन स्वाद को ग्रहण करेंगी, उस स्वाद को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर सकती हैं या फिर वो टेस्ट करवा सकती हैं। ठीक है, तो ये पैपलियाँ उम्र वाइज कम होने लगती है, जिससे लोगों में स्वाद की कमी होने लगती है। ठीक है, इतना हो गया, लिख लीजिए कहाँ कौन सा स्वाद आता है। और जैसे ही जीभ जहाँ खत्म होता है वहाँ से शुरू हो जाती है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, उसके बाद चलिए आप लोग जल्दी नोट कीजिए। देखिए, ये जो माउथ, जो पैपलियाँ हैं, जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, वो मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है, ये आप लोग जान लीजिए। स्वाद कणिकाएं, स्वाद कणिकाएं, मेल फीमेल। देखिए, मेल में कितनी स्वाद कणिकाएं होती है, कितनी पैपलीज होती हैं, तो मेल में होती है 1000 से लेके 1500 तक। कितनी होती है, 1000 से लेके 1500 तक। 1000 से लेके कितनी, 1500 तक। ठीक है, 1000 से लेके कितनी होती हैं, 1500 तक। ठीक है, और महिलाओं में, फीमेल में ये कितनी होती हैं, तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों से ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो फीमेल्स है वो मेल से ज़्यादा हैं, यानी कि 1500 से 2000, 1500 से 2000 कितनी होती है टेस्टिंग बर्ड्स, 1500 से 2000। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, जो लड़कियां होती हैं वो टेस्ट के मामले में काफ़ी लड़कों से ज़्यादा होती है। टेस्ट के मामले में क्या होती है, लड़कों से ज़्यादा होती है। यानी अगर वो किसी चीज़ को चखे तो वो लड़कों से ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ बता सकती हैं। इसीलिए अगर आप अपने घर में कुछ भी बनाते हो तो कभी भी लड़कों को टेस्ट मत करवाइए। लड़के जैसे ही खाएंगे कहेंगे यार बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका देखिए टेस्टिंग बर्ड क्या है, लड़कियों से कम है। आप किसी अपने घर में लेडी को देंगे अगर कोई चीज़ चखने के लिए, तो उसमें अगर आप के खाने में कोई खामियां नहीं भी होगी तो वो 50 खामियां आपको 2 घंटे के अंदर गिना देगी। ठीक है, आदमी बोलता है बेचारा कितना अच्छा बना है, कोई चीज़ अगर आप आदमी को खाने के लिए दे दो, मेल को खाने के लिए दे दो, तो वो कहेगा कि अच्छा है। लेकिन फीमेल क्या कहेंगी, अच्छा है बट नमक थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा था बट थोड़ा मसाला कम था। ये हर घर में है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें औरतों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, औरतों की कोई गलती नहीं है। जो औरतों की स्वाद कणिकाएं हैं, जो पैपली है, वो औरतों में ज़्यादा है, इसीलिए वो टेस्ट को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। जो महिलाएं होती हैं वो टेस्ट को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती हैं, समझ पाती हैं। यानी टेस्टिंग सेंस जो है, सेंस, वो टेस्टिंग सेंस किस में ज़्यादा होता है, फीमेल में होता है। यानी जो कोई भी चीज़ अगर वो टेस्ट करिए तो उसका सेंस एक मेल से ज़्यादा अच्छा होगा, एक मेल से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए अगर आप अपने घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो या तो आप मेल को देते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, वो चीज़ अच्छा ही होगा। अगर आप फीमेल को टेस्ट करने के लिए देते हैं तो 1-2 कमियां तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हम जानते हैं कि जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, जो पैपलीज होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं।
चलिए, स्वाद कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वाद कणिकाएं जो होती हैं ना वो 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से, कोई बताएगा? कमेंट कीजिए। चारों का नाम आप लोग बताइए कौन कौन सी होती हैं। सर्कमवैलेट। पहला क्या होता है? सर्कमवैलेट। पहला सर्कमवैलेट। दूसरा कोई बताएगा? दूसरा नाम बताइए आप लोग। दूसरा होता है फंजीफोर। देखिए नाम कैसा कैसा है, फंगी। ठीक है। तीसरा बताइए आप लोग, एक नाम तो बताइए। तीसरा होता है फोलिएट। चौथा छोड़ दें, आप लोग बताएंगे। देखिए चौथा होता है फिलीफॉर्म। याद रखेंगे आप लोग। देखिए कैसा कैसा नाम है। ये क्या है? स्वाद कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पहला है सर्कमवैलेट। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, सर्कमवैलेट। ठीक है। दूसरा है फंगीफर। ठीक है। चौथा है फोलिएट। ठीक है। और पांचवा है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म। ठीक है, याद रहेगा, फिलीफॉर्म। ठीक है। देखिए फोलिएट जो होती है ना, फोलिएट ये अडल्ट में नहीं होती है। फोलिएट जो होती है ना ये अडल्ट में नहीं होती है। फोलिएट टेस्टिंग बर्ड जो होती है अडल्ट में नहीं होती है, नहीं। और फिलीफॉर्म जो होती है ना ये सबसे छोटी टेस्टिंग बर्ड होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। यानी इसमें क्या होता है, इतनी छोटी होती है कि इसमें टेस्ट आता ही नहीं है। यानी लिखेंगे इसमें टेस्टिंग बर्ड नहीं होती है। इस वाले में क्या होती है? टेस्टिंग बर्ड नहीं। ठीक है। देखिए स्वाद कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है सर्कमवैलेंट, दूसरा होता है फंगीफोर, तीसरा होता है फोलिएट और चौथा होता है फिलीफॉर्म। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बहुत ही डिटेल में क्लास में ले रही हूँ, इतना डिटेल में क्लास आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। और आजकल क्वेश्चन भी बहुत ही डीप से आ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें बताना पड़ता है। ठीक है, ये दूसरा है और ये है तीसरा। ठीक है, आप लोग नाम याद रखेंगे। थोड़ा टफ है लेकिन 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। सर्कमवैलेंट, फंगीफोर, फोलिएट और फिलीफॉर्म। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी होती है? फिलीफॉर्म। ये इतनी छोटी होती है कि टेस्टिंग बर्ड होते ही नहीं है इसमें। फोलिएट जो होता है वो एडल्ट में नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब कल हम लोग पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में और ईसोफेगस जो ग्रास नली है उसके बारे में। ठीक है, जो ये
चैप्टर है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए बहुत सारे सिलेबस का इसमें बहुत सारे ऑर्गन कवर हो जाते हैं, माउथ हो, ग्रास नली हो, उसके बाद आमाशय पढ़ेंगे हम लोग, छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इतने सारे ऑर्गन्स पढ़ने हैं इसमें, लीवर पढ़ना है, पेनक्रियाज पढ़ना है, गॉल ब्लेडर के बारे में जानना है, इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है, इसलिए क्लास जो होता है ना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो कल हम सलाइवा के बारे में जानेंगे और ग्रास नली के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, प्रणाम, बाय।